एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रिंस सिविल सर्विस के इस YouTube चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि विभिन्न विषयों पर हम कभी करंट अफेयर्स, कभी इतिहास, कभी भूगोल के माध्यम से आपकी यह जो तैयारी है सिविल सर्विसेज की, इसको पुख्ता बनाते रहते हैं। और आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण, और महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि बजट राष्ट्र का हर साल आता है। हर व्यक्ति का भी अपना बजट होता है। अगर वह बजट बिगड़ जाए तो फिर व्यक्ति का जीवन जो है वो कठिनाइयों से भर जाता है। सब बताऊंगा कि बजट घाटा भी क्या होता है, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना होगा ताकि कोई भी वीडियो अपडेट आप मिस ना करें, क्योंकि बहुत आवश्यक है आपकी तैयारी में। और जैसा कि आपको पता है कि कोई भी राष्ट्र जो कि विकास पथ की यात्रा पर आगे बढ़ रहा है को कहीं ना कहीं वह अर्थात धन की आवश्यकता, कि बिना इसके ना अवसंरचना का निर्माण होगा, ना ही विकसित अर्थव्यवस्था आप बन पाएंगे। बिल्कुल एकदम रॉ सा इंट्रोडक्शन आपको देंगे, क्योंकि कई विद्यार्थी क्या होते हैं उस एक क्षेत्र से नहीं होते। अब जो इकोनॉमी के क्षेत्र से संबंधित विद्यार्थी, उन्हें तो समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है, और जो बेचारे इतिहास के, भूगोल के, वो कहेंगे क्या पढ़ना पड़ता है, क्यों पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि परीक्षा देनी है, और लक्ष्य क्या है कि एक बढ़िया सी अधिकारी वाली नौकरी मिल जाए। तो जरा बात करते हैं, चलते हैं आगे। दिख तो रहा ही है बजट 2023, तो देखें अब दिख रहा है, हाँ बढ़िया। क्योंकि फिर आप कहेंगे कि सर थोड़ा स्क्रीन में आप मूवमेंट ज्यादा लेते तो फिर चीजें समझ में नहीं आती। खैर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अमृत काल आजादी का अमृत महोत्सव, तो ये बजट भी अमृत काल को समर्पित। देखिए कितना बढ़िया। अगर आप प्रधानमंत्री जी की इस समय की बातें सुन पाएंगे और समझ पाएंगे तो बिल्कुल गांधी वाली छवि दिखेगी उनमें। गांधी भी ऐसे ही कहा करते थे कि स्वराज की गंध से मेरे नथुने फटने लगे हैं, करो या मरो। तो मोदी जी भी अमृतकाल, इस तरीके से ना गूज़बम्स आते हैं पब्लिक को कि हाँ ठीक है, जनता सामान्य हाँ बढ़िया कह रहे होंगे। खैर, तो अमृतकाल के लिए विजन क्या है प्रधानमंत्री जी का और इस बजट का, जरा उस पर बात करते हैं। तो युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर उपलब्ध कराना, और ये जो अवसर है, ये ज्यादातर अवसर जो उपलब्ध होने हैं वह रोजगार के रूप में, और दूसरी ही लाइन में आप देख पा रहे हैं कि रोजगार सृजन में वृद्धि। ये तो कोई नई बात है ही नहीं कि रोजगार सृजन में वृद्धि तो करनी होगी। और आपको पता है 142 करोड़ के देश की सबसे बड़ी समस्या रोजगार नहीं है तो व्यक्ति के पास वेतन नहीं होगा, वेतन नहीं होगा तो वह फिर वस्तुओं को बाजार से खरीद नहीं पाएगा, और जब वस्तुओं को बाजार से खरीद नहीं पाएगा तो फिर मामला दिक्कत में आ जाएगा। क्योंकि जो भी उत्पाद हम बना रहे हैं उन पर आपको पता है सरकार टैक्स लेती है, और फिर उसी टैक्स के माध्यम से अवसंरचना का विकास कहीं ना कहीं होता है। सुदृढ़ और स्थिर वृहद आर्थिक वातावरण, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, पहले से ही वाकिफ है, डिजिटल इंडिया। देखिए जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा, फिर वो एफडीआई के तौर पर हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो, किसी भी प्रकार से इन्वेस्टमेंट हो, जब इन्वेस्टमेंट किसी देश में आता है और कोई दूसरा देश कोई फैक्ट्री, कोई उद्योग, कोई उत्पाद बना रहा होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में रोजगार सृजन में वृद्धि तो होती ही है। और वह रोजगार जब जनता को मिलता है तो जनता के अपने रहन सहन के स्तर में वृद्धि होती है, क्योंकि किसी भी देश की विकास यात्रा वहां के जनता के रहन सहन के स्तर से ही आंकी जाती है। और अभी आपको पता है कि भारत विकासशील देश, कई स्तरों पर हमें अभी युद्ध की आवश्यकता, अर्थात लड़ने की आवश्यकता। अब लड़ने का मतलब ये नहीं लेके पहुंच के तोप लेके पहुंच गए सीमा पे कि बगल में पाकिस्तान है, चीन है, उनसे लड़ना है। कई समस्याएं हमारी अंदरूनी होती हैं, उनसे भी लड़ना होता है, ठीक। और
वास्तविकता मानिएगा, बाहर के शत्रु से तो आप जीत भी लेंगे, परंतु जो शत्रु आपके देश के अंदर बैठे हैं उनसे जीतना ज्यादा कठिन होता है। फिर आप तो डिप्लोमेट बनने वाले हैं। अगर अमृतकाल की बात करें तो देखिए, समावेशी विकास, हर क्षेत्र का विकास, हर एक वर्ग का विकास, हर एक राज्य के लिए वह विकास की योजना है। अंतिम छोर तक पहुंचना, गांधी अनटू द लास्ट, जॉन रस्किन किताब कुछ याद आया? सर्वोदय की अवधारणा, मैंने कहा है बहुत प्रेरित हैं गांधी की राजनीति से मोदी जी। गांधी कहा करते थे अनटू द लास्ट, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच होनी चाहिए। जॉन रस्किन की किताब बड़ी पसंद थी गांधी जी को। इसी को कहते हैं सर्वोदय, यानी अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उस तक विकास पहुंचना चाहिए, सर्वोदय होना चाहिए, सबका उदय होना चाहिए, सब एक साथ बढ़े। युवा शक्ति, पता है भारत में युवा शक्ति बहुत, लेकिन इस युवा शक्ति को कंजर्व रख पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जहां युवा है वहां थोड़ी शरारतें बढ़ जाती हैं, और जब शरारतें बढ़ जाती हैं तो फिर देश का विकास तो डिस्टर्ब हो ही जाता है। जैसे युवा वर्ग को शरारतों से दूर रख के उनका विकास करना ये थोड़ा टफ टास्क है इस देश के लिए, क्योंकि बगल में मैंने कहा पाकिस्तान, फिर वो कुछ अवांछनीय पदार्थ सप्लाई करता रहता है। उस फ्रंट पे भी मैंने कहा कि देश बाहर के दुश्मनों से लड़ना आसान है, जो हमारे अंदर के दुश्मन है। तो युवा वर्ग पर विशेष ध्यान, युवा शक्ति, खेल कूद, और अच्छा हम ओलंपिक्स में प्रदर्शन करें। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और मनी की जरूरत आपको भी पता है। बिना धन और अर्थव्यवस्था के तो कोई देश चल ही नहीं सकता 21वीं सदी में। वित्तीय क्षेत्र, सब कुछ एकदम इंक्लूसिवनेस के साथ पेश किया गया है कि वित्तीय क्षेत्र को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। और आप देखिए, कृषि में हरित विकास, कृषि में भी विकास को बढ़ाना, क्षमता उभारना। क्षमता उभारने का मतलब है स्किल डेवलपमेंट, कि व्यक्ति में स्किल हो, वो कोई काम कर ले, कहीं पर अपना आजीविका चला ले, ठीक, और जीविका चलाकर अपने परिवार को एक अच्छा रहन सहन दे पाए। और फिर अवसंरचना और निवेश, मैंने बात पहले ही बता दी, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी किसी भी देश के लिए। आज आप यूएस देखते हो, खैर 300 साल आजाद हुए हो गए लगभग, ऐसी स्थिति में यूएस से तुलना बढ़िया भी नहीं। अगर आप देखो ना, भारत का विकास बहुत तेज हुआ है, ठीक है, हमें कुछ ऐसी बात है, वही हस्ती मिटती नहीं हमारी टाइप। 45 ट्रिलियन ले गए हमारे यहां से ब्रिटिशर्स, उसके बाद भी उठ के 2.5 ट्रिलियन बना लिए। तो हमें कुछ ऐसा खास है। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये जो बजट भारत के परिप्रेक्ष्य में, यदि आप कभी भारत भ्रमण पर निकले तो भारत का जो कल्चर सिस्टम है, मोज़ेक कल्चर सिस्टम। भारत वह एक ढांचा जिसमें छोटे छोटे पत्थर लगे हुए हैं, उनको एक तरीके से आप समझे सीमेंट से जोड़ा हुआ है। जुड़े कैसे हुए, बड़ी गजब बात है, क्योंकि सारा बंटवारा हमेशा हुआ दुनियम कल्चर पे। यहां पे तो हर 8 किलोमीटर बाद पानी बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। और उसके बाद भी आप देखेंगे ये जुड़े हुए हैं। कल्पना कीजिए कि अगर हम जुड़े ना होते, पता चले दिल्ली से गाजियाबाद वीजा चेक करा रहे हैं और आगे बढ़े, फिर यूपी क्रॉस किया, बिहार में वीजा चेक करा रहे, तो सोचिए जब इसको एक किया गया तो क्या सोच थी। और आज भी उसी सोच के चलते अमृतकाल के लिए व्यवस्था। अब देखिए स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या क्या नया मिलने वाला है। 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करना, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए मिशन शुरू करना। सिकल सेल एनीमिया जो होता है वह एक एनीमिया, यदि आप समझते हैं कि वहां पर आयरन और बेसिकली आयरन की कमी और रक्त में आयरन की कमी की वजह से फिर रक्ताल्पता नामक रोग हो जाता है, जहां फिर सेल का पैक्ड वॉल्यूम कम हो जाता है और सेल आपका जो टोटल ऑक्सीजन है उसको कैरी करने में सक्षम नहीं हो पाती, व्यक्ति को समस्या होती है। फार्मास्यूटिकल विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु नया कार्यक्रम शुरू करना। फार्मास्यूटिकल्स में वैसे भी हम बहुत आगे हैं। अभी आपने सुना होगा कोविड टाइम में अमेरिका ने धमकी दी थी कि हमको दवा चाहिए मलेरिया की, तुम किसी और को नहीं दोगे, क्लोरोक्विन काम आती है। कोरोना के इलाज में धमका रहा था, है ना, दवा बंद कर देते उसकी, समझ में आता फिर उसको।
इसलिए यहां पर नया कार्यक्रम शुरू करना। आईसीएमआर की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सुविधा के जरिए सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। अगर इस मॉडल को आप समझते होंगे, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और हेल्थ में जीडीपी का प्रतिशत दिखाया है कि एजुकेशन पर कितना था, 23 में 0.1% बढ़ाया है, और हेल्थ पर तो आप देख ही रहे 1.4 था फाइनेंशियल ईयर 19 में, और 23 में 2.1%। अगर शिक्षा और कौशल की बात करें, मैंने कहा देखिए स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान ज्यादा है सरकार का, तो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए शिक्षक प्रशिक्षण का पुनरुद्धार बहुत जरूरी है ये, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था जो भारत की है ना, उसको इवॉल्व करना, को बदलना, बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करना, उनमें कौशल पैदा करना, कौशल विकास, यह आवश्यक है। और यही तो यहां हम प्रिंस सिविल सर्विस में बताते हैं कि स्किल डेवलपमेंट के साथ आप किस प्रकार से सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। और फिर वह बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करना। देखिए ऑलरेडी हमारे पास टीकेडीएल मौजूद है, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, कॉपीराइट वगैरह में मामला आता है, लेकिन डिजिटल पुस्तकालय ये बड़ी आवश्यक चीज है। और 21वीं सदी में जैसा कि आपको पता है कि डिजिटलीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और फिर इस तेजी के डिजिटलीकरण में बहुत आवश्यक है कि डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाए, जहां पर बालक और बालिकाएं स्वाध्याय कर सकें, अध्ययन कर सकें और चीजों को समझ सकें। पंचायत और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना। देखिए राज्यों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, बजट की फिर प्रॉब्लम आएगी, यहां पर निवेश या धन देने की कोई बात नहीं। अगर कोई बाहरी कंपनी निवेश कर दे पुस्तकालयों पे कि पंचायत और वार्ड के स्तर पर, तो शायद चीजें और बदल जाएं। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं कि बजट में हर चीज का प्रावधान रहता है, परंतु हमें यह भी देखना है कि हमारा जो देश है 142 करोड़ की जनसंख्या के साथ, जनसंख्या विस्फोट के साथ आगे बढ़ रहा है, और संसाधनों की कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कमी है ही। और संसाधन कम, क्षेत्रफल कम, जनसंख्या ज्यादा। अब यूएस का मामला, क्षेत्रफल ज्यादा, जनसंख्या कम, तो फिर संसाधन जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेस का इक्विवेलेंट नहीं हो पाता। फिर वहां पर कहीं ना कहीं समस्या से तो हमें जूझना पड़ेगा ही। ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन, हर घर नल योजना के तहत यह मामला है। पीएम किसान के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 2.2 लाख करोड़ का नकदी अंतरण ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपने सुना होगा, किसानों के लिए योजना शुरू की थी किसान, जहां पर किसानों को सम्मानित करने के लिए उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए धन भेजा जा रहा था। 47.8 करोड़ पीएम जन धन बैंक खाते को आगे बढ़ाना। 102 करोड़ व्यक्तियों के लिए 220 करोड़ कोविड टीके। उज्ज्वला योजना से आप सभी भली भांति परिचित हैं। उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन नए, और एसबीएम के तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए गए। गजब की बात है कि 75 साल हो गए और आज तक हम अब उस लेवल पर पहुंचे स्वच्छता के, जहां पर हमें बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। और ये बेरोजगारी दर 4 वर्षों का निम्न है, आप देख सकते हैं 19 से लेकर 22 तक वह 8.9 की बेरोजगारी दर, 20.9% जून 20 के आसपास यहां पर पीक देखेंगे आप, और उसके बाद 7.2 ये सितंबर 2022। अंतिम छोर तक पहुंचने का जो मतलब है, जरा देखें उसको, समझ पाएं कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू करना, ठीक, और आदिवासी क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास करना। कर्नाटक के सूखा संभावित क्षेत्र में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता। जहां भी कर्नाटक में सूखा संभावित क्षेत्र, वहां सूक्ष्म सिंचाई हो, फसलें सूख ना जाएं, और उसके लिए वित्तीय सहायता। 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए अधिकाधिक शिक्षकों की भर्ती करना।
शिक्षक भर्ती होंगे तो वेतन भी दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा तो रोजगार ही है एक तरीके का, ये ध्यान रखिएगा। कह रहे शिक्षक भर्ती करने से क्या हो जाएगा? अब शिक्षक भर्ती करेंगे तो 740 एकलव्य आदर्श स्कूल है, वहां शिक्षक भर्ती करेंगे, उनको वेतन मिलेगा। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन आएगा, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल बनाया जाएगा। प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री की स्थापना, बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। पांडुलिपियां आपको पता है, ग्रंथ मंथ सब पांडुलिपि में लिखे हैं, लकड़ी पे प्रिंट करके लिखा जाता था, दैट कॉल इज पांडुलिपि। पांडुलिपि के डिजिटलीकरण की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि हमारे यहाँ श्रुति काव्य की परंपरा रही है। हमने रामायण महाभारत ये जो काव्य है ना, इनको सुनाया है अगली पीढ़ी को, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। लेकिन अब डिजिटल जमाना है, मैंने अभी TKDL का जिक्र किया था, कभी चेक करिएगा, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, पता चलेगा मामला है क्या। प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री की स्थापना, जिसके तहत जो हमारा अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता सुरक्षित रहे, रखना बहुत सुरक्षित रखना जरूरी भी है। क्योंकि जो नई पीढ़ी है, देखिए आप, राजा राम मोहन राय ने क्या कहा था, हमें अंधानुकरण नहीं करना है, आधुनिकीकरण करना है। एक्चुअली में हमने अंधानुकरण शुरू कर दिया, तो फिर डिजिटली रूप से हमें अपने युवा वर्ग को ये बताना भी है, युवा शक्ति, ध्यान करिए पहली स्लाइड, कि भाई जो भी हमारी सभ्यता है, जो भी हमारी संस्कृति है, उसका भी देखिए बजट में ध्यान रखा जा रहा है कि किस प्रकार से उसको हम आगे बढ़े। तो बजट अगर आप समग्र रूप में देखेंगे तो कुछ लोग कहेंगे अर्थव्यवस्था नहीं है, सामाजिक विकास का भी बजट है, सामाजिक बजट भी है। किस प्रकार से भारतीय समाज को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना, यह भी देखना, किस प्रकार से हमारे युवा शक्ति, युवा वर्ग को संभाल कर देश के विकास के लिए यूज करना, यह भी हमें देखना, उपयोग करना है उनका, उनकी शक्ति का सकारात्मक उपयोग, नकारात्मक नहीं, ये ध्यान रखना। अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन, ठीक है। अब इससे क्या होगा? विकास और रोजगार में वृद्धि। पूंजीगत निवेश परिव्यय को 33.4% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ तक कर दिया गया है, ठीक है। जो आपका इन्वेस्टमेंट है, जो विभिन्न कंपनियों से भारत में आता है, फॉरेन कंपनी से, आज कुछ तूफानी करते हैं, डर के आगे जीत है, क्या आप क्लोजअप करते हैं, जो मामले हैं ना सारे, सुनने में अच्छा लग रहा होगा, सर बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। अब जो तूफानी करते हैं ना दुकान पर खड़े होके या कैंटीन में, वो तूफानी हमारी कंपनी नहीं, कोको कोला का है, कोको कोला बाहर का है। वो निवेश करेगा तभी तो रोजगार वृद्धि होगी। पूंजीगत निवेश को बढ़ाया गया, ठीक, परिव्यय को बढ़ाया गया 33.4% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ तक किया गया, ठीक। इसके नुकसान भी होते हैं, उस पर भी बात करेंगे। आपके इकोनॉमी वाले सर बताएंगे इसके नुकसान क्या होते हैं। अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 वर्ष तक ब्याज रहित ऋण जारी रखना। जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है वो मिलता रहे, उसको प्रोत्साहित करने के लिए 50 वर्ष तक ब्याज रहित ऋण राज्य सरकारों को दिया गया है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते रहिए, क्योंकि वो बहुत ही आवश्यक चीज है। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का अब तक का उच्चतम पूंजीगत परिव्यय, अब तक का सबसे अधिक पूंजीगत परिव्यय रेलवे के लिए दिया गया। और रेलवे अगर आप बात करें, देखिए ICF कोचेस चलते थे, LHB कोचेस आ गए, निवेश। WAG-12 का निर्माण बिहार के माधेपुरा की फैक्ट्री में सीमेंस कंपनी के द्वारा, निवेश। वंदे भारत एक्सप्रेस स्वदेशी तकनीक से बनी हुई, जनरल इलेक्ट्रिक्स के भी कुछ पार्ट लगे, निवेश। इंडियन फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण, निवेश। सुरक्षा के दृष्टि से रेल को बेहतर करना, निवेश। ये जो सारी चीजें रेलवे में हुई और रेलवे में जो आपने ड्रास्टिक चेंज देखा है पिछले कुछ सालों में, वो इसी निवेश और पूंजीगत परिव्यय की वजह से। इसके बाद पत्तनों, कोयला, इस्पात और उर्वरक क्षेत्र के लिए एंड टू एंड कनेक्टिविटी हेतु निर्दिष्ट 100 परिवहन अवसंरचना परियोजनाएं, 100 इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं दी गई हैं इन क्षेत्रों को।
और UIDF की स्थापना द्वारा श्रेणी 2 और श्रेणी 3 शहरों में शहरी, ये ध्यान रखिएगा, शहरों की भी श्रेणियां होती है, टीयर 1 सिटीज, 2 सिटीज, 3 सिटीज। तो इसमें टीयर 2 और 3 सिटीज की बात है। कहते हैं नोएडा, सर नोएडा टीयर 1 सिटी है, दिल्ली NCR टीयर 1 में सब आता है, जनसंख्या ज्यादा है। टीयर 2 की बात करोगे तो इलाहाबाद, कानपुर, इस टाइप के जो मामले हैं, ये सब टीयर 2 का मामला। और टीयर 3 में ऐसे शहर जहां निकल जाओ तो आदमी ना दिखे, ठीक, लेकिन उनका भी अवसंरचना विकास जरूरी है, नहीं करेंगे तो भविष्य में समस्या होगी। क्योंकि एक समावेशी विकास जिसकी हम बात कर रहे हैं वह चाहिए देश के अंदर। पता चले एक जगह तो बहुत डेवलप है, चले जाइए गुड़गांव हरियाणा, खूब डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, अंदरूनी इलाकों में निकल गए नॉर्थ ईस्ट को दिख ही नहीं रहा जंगल के अलावा, और जंगल काटना वैसे मना है वहां पे, है ना, ट्राइबल एरिया। लेकिन विकास वहां तक पहुंचे तो सही, सड़क व्यवस्था पहुंचे, परिवहन व्यवस्था पहुंचे, सार्वजनिक उपक्रम पहुंचे, ये भी तो जरूरी है समावेशी विकास के लिए। इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं इसे। सिर्फ एक हिस्से का तो विकास हो गया। अब भारत का मतलब बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद ये तो है नहीं, भारत तो बहुत बड़ा है। तो फिर भारत का समावेशी विकास भी तो करना है। तो श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के शहरों के लिए भी हमने व्यवस्था इस बजट में की है। अब देखिए उपाय, तो भारत में AI का निर्माण, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3 शैक्षिक संस्थानों में विशेषीकृत AI केंद्रों की स्थापना। बड़ा अभी पॉपुलर है ChatGPT, अभी उस पर भी जल्द ही वीडियो आएगा। संभावित परिणाम क्या होंगे? कृषि, स्वास्थ्य और धारणीय शहरों में AI आधारित समाधान आपको मिलेगा। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ना एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो सोचने समझने की क्षमता रखता है, वह प्रोग्रामिंग पर चल रहा हो। रोबोटिक्स है मामला, और रोबोटिक्स तो कृषि में वैसे भी यूज हो रही है भाई। नैनोबॉट्स बना के आप फर्टिलाइजर फसलों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक, आपको पता होना चाहिए अस्त्र नाम की नर्सिंग रोबोट का हमने यूज भी किया कोविड टाइम में। भारत में नोश नाम का रोबोट है जो 120 तरीके के व्यंजन बना देता है। तो कहीं ना कहीं रोबोटिक्स के जो क्षेत्र हैं उनमें विकास करके, AI के क्षेत्र में विकास करके हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और समावेशी विकास को गति तो प्रदान कर ही सकते हैं। राष्ट्रीय डेटा शासन नीति शुरू करना। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा? स्टार्टअप्स और अकादमियां द्वारा अनुसंधान के लिए गुमनामी आंकड़ों तक पहुंच संभव बनाना। गुमनामी आंकड़े वो होते हैं जो किसी रिसर्च में यूज होते हैं, फिर दूसरा व्यक्ति क्या करता है, दोबारा से रिसर्च स्टार्ट करता है। तो यहां पर स्टार्टअप्स और अकादमी यानी एकेडमिक्स के लिए, अनुसंधान रिसर्च के लिए एक डेटा शासन। देखिए डेटा मैनेजमेंट और डेटा साइंस ये 21वीं सदी की बहुत, अभी भी जो मैं आपको बता रहा हूं ये डेटा ही है, सिंपली अ डेटा। इसका मैनेजमेंट, डेटा तो है बट इसका मैनेजमेंट जरूरी, सर्वर्स चाहिए जहां इसको रखा जा सके। डेटा को पहले फाइल्स में रखते थे, स्टोरेज कैपेसिटी तो चाहिए, डेटा को इवैल्यूएट करने वाले भी लोग चाहिए। डेटा सही है गलत है कौन बताएगा? फिर गूगल पे टाइप किया कुछ भी आ गया, गूगल तो सर्च इंजन है, उसका डेटा कितना सही कितना गलत कौन बताएगा? तो फिर यहां पर काम करने की आवश्यकता, जैसे DNA रेगुलेशन बिल, तो फिर अब ये भी आएगा। विवाद से विश्वास, ठीक, कोविड अवधि के दौरान प्रभावित MSME को राहत। स्मॉल सेक्टर्स जो हैं, छोटे बिजनेसेस, कोविड के संकट के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें ही हुआ और उन्हीं को राहत देने की अब तैयारी। विवाद से विश्वास 2, सुगम और मानकीकृत समाधान स्कीम। इससे क्या होगा? सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदात्मक विवादों का तेजी से निपटान होगा। ये देखिए जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है ना भारत में, वो बड़ी स्लो है, उसमें तेजी लाने की जरूरत है। फिर वो आर्थिक सरकार या सरकारी उपक्रमों के बीच में विवाद उत्पन्न हो, या सरकार के किन्हीं दो तंत्रों के बीच में विवाद उत्पन्न हो, यहां पर हमें थोड़ा सा डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है उसको तेज करने की जरूरत है। और ये बहस तो बहुत पुरानी है। तो यहां पर सरकार ने कहा कि ठीक है, इस चीज को तेजी से निपटाने के लिए हम कार्य शुरू करते हैं। ई कोड बहुत पुराना है, ई कोड तो बहुत जरूरी भी है, ठीक, क्यों? कारगर न्याय प्रशासन। 21वीं सदी है, डिजिटल क्रांति, डिजिटल इंडिया, तो ई कोड, ई लर्निंग, एडटेक, ये तो सामान्य सी बातें, तेजी से निपटारा होगा। डेट है
तारीख है, कोर्ट जाना है, लैपटॉप खोल बैठ गए आराम से, जमानत में है। हाँ जज साहब बताइए, माय लॉर्ड, चल रही है पूरा प्रक्रिया, मुकदमा चल रहा है, क्या प्रॉब्लम? अच्छा है, करना चाहिए, पहले ही करना चाहिए था। अब देखिए कहा है, कहने को बहुत कुछ कहा जा सकता है लफ्जों में, लेकिन हर लफ्ज माला के मोती से उतरे जरूरी तो नहीं है। तो देखते हैं कितना हो पाता है। व्यवसायिक उद्यमों और धर्मार्थ न्यासों के उपयोग हेतु एनटीटी डिजी लॉकर की स्थापना करना। डिजी लॉकर बहुत पुरानी चीज है, अब इसको डिजिटल लॉकर कहते हैं, ठीक है। इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए भी आता है, आप अपनी मार्कशीट वगैरह डिजिटली सेव रख सकते हो, उसमें कोई भी समस्या कहीं है नहीं। 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन विकास के लिए 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना करना, बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं। रोजगार की संभावना और व्यवसाय को अवसरों का उपयोग करना का संभावित परिणाम ये निकलेगा। प्रयोगशाला में निर्मित हीरा क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान, और इसका जो परिणाम है वह है घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करके आयात पर निर्भरता कम करना। बाहर से मंगाएंगे तो पैसा लगेगा। हरित विकास, ठीक। और आप देख रहे हैं अमृत पीढ़ी, युवा शक्ति, ठीक है। किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने में सहयोग देने के लिए 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना कर, पूरा केंद्र युवा शक्ति को बनाया गया। अगर आप देखें PMKVY 4.0 की शुरुआत, जहां कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D मुद्रण आदि नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आज की दृष्टि से। रोबोटिक्स तो सिलेबस का पार्ट भी है यूपीएससी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है ही, रोबोटिक्स में ही आ जाता है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग और स्वार्म कंप्यूटिंग के नाम से, तो कोई इसमें बड़ी चीज है नहीं, ठीक। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पर्यटन क्षेत्र बढ़ेगा तो लोगों की आमदनी बढ़ती है, बाहर से लोग आते हैं, मुद्रा खर्च करते हैं, और हमारे देश का विकास ही होता है, क्योंकि जब पर्यटन क्षेत्र बढ़ेगा तो टूरिस्ट आएंगे तो फॉरेन करेंसी और लाएंगे, और फिर हमारे यहाँ ट्रैवल विजिट करके जाएंगे और पैसा खर्च करेंगे। मेन मुद्दा है पैसा, ज्यादा से ज्यादा। तो टूरिस्ट क्या करता है, आएगा, अब भाई आया तो लंच भी तो करेगा, ब्रेकफास्ट भी तो करेगा, स्टे भी तो करेगा, होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी, फूड इंडस्ट्री बढ़ेगी, सर्विस इंडस्ट्री बढ़ेगी, सारी सर्विस इंडस्ट्रीज है, तो फायदा होगा। अवसंरचना का निर्माण, यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन, एक जिला एक उत्पाद, ये जीआई टैग की बात है, ठीक है, उसके विक्रय को बढ़ाने के लिए यह व्यवस्था की जा रही। अब देखिए वित्तीय क्षेत्र, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना, ऋण देने में दक्षता लाना, वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता को बढ़ा, ठीक। लोन दे दिया है, वापस नहीं कर रहा आदमी, तो इसको दक्षता को बढ़ाना है, समावेशन, इंक्लूसिवनेस को यहां बढ़ाना, स्थिरता को बढ़ाना है, ठीक। क्योंकि जो भारतीय बैंक है गड़बड़ हिसाब है इनका, ठीक, लोन दे देते हैं, रिकवरी फिर, समझ रहे हैं आप। केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना, डेटा संसाधन केंद्र हर एक जो एरिया है आपका क्षेत्र है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, जरूरी ही, ठीक। वरिष्ठ नागरिकों के लिए तो योजना बचत, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया, जस्ट डबल, ठीक। अन्य पहले जीआईएफटी आईएफएससी में व्यावसायिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए पहले प्रतिभूति बाजारों में शैक्षिक प्रमाण पत्र देकर और अधिक प्रशिक्षित व्यवसायियों को तैयार करना, ठीक है ना, ताकि स्टार्टअप्स हो सके, नए एंटरप्रेन्योर्स डेवलप हो सके, और आप रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले व्यक्ति, ठीक। रुपया कहां से आता है भारत में, वो देखिए, आयकर 15%, ऋण और अन्य देता है 34% रुपया आता है, ठीक। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7%, निगम कर से 15%, वस्तु एवं सेवा और अन्य कर से 17%, कर रहित प्राप्तियां 6%, ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां 2%। रुपया यहां से आता है। रुपया कहां जाता है, पेंशन में जाता है 4%, पेंशन दे रहे हैं सबको, अन्य व्यय 8%, ब्याज भुगतान 20%, केंद्रीय प्रायोजित सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स 9% चला जाता है, सब्सिडी दे देते हैं 7%। बताइए रुपया आ रहा है। रक्षा सिर्फ 8% व्यय कर रहे हैं,
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में सेंट्रल स्कीम 17%, वित्त आयोग और अन्य नियंत्रण 9%, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18%। तो इधर से रुपया आया, इधर से रुपया चला गया। और रुपया तो ऐसे ही होता है। पैसा क्या है? लोग कहते हैं हाथ की मैल। तो रुपया ही तो है जो अवसंरचना विकास में काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, योजनाओं को बल दे रहा है। प्रैक्टिकलिटी में तो रुपए के अलावा कुछ है ही नहीं। जिसकी जेब खाली हो तो फिर कहते ना, भूखे पेट भगवान का भजन भी नहीं होता। भूखे पेट व्यक्ति से पूछिए कि पैसे की वैल्यू क्या है, बताएगा बहुत ज्यादा। देश के कॉन्सेप्ट में तो और भी ज्यादा। व्यक्ति के कॉन्सेप्ट में जब इतना मामला रखता है, इतना इंपॉर्टेंस रखता है, तो फिर अब कोई ये मत कमेंट में कर देना कि सर हमारा देश तो मतलब आध्यात्मिक है, साधु महात्माओं को तो पैसे की जरूरत नहीं है। देश आध्यात्मिक है, लेकिन देश का विकास भी आवश्यक है। सीमा पे जो जवान खड़ा होकर लड़ रहा है हमारे लिए, उसको अच्छे से अच्छे संसाधन देना, उसको अच्छे से अच्छे एम्युनेशन देना, उसको अच्छी से अच्छी तकनीक देना हमारी जिम्मेदारी। इसके लिए हम मेहनत करेंगे। कहां से जनरेशन करना हम देखेंगे। हम अपने देश के 20 व्यक्तियों को नौकरी देंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, ताकि हमारे देश का विकास हो, रक्षा क्षेत्र का विकास हो, और हमें कोई भी रक्षा आयुध या कोई भी तकनीक खरीदनी ना पड़े। हम अपने देश में बने, ऐसा विकास। विशिष्ट मंत्रालयों के लिए जो आवंटन है वो आप यहां देख रहे हैं, कैसे कैसे आवंटन किया गया। रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा आवंटित किया गया है। और ये बजट की सामान्य सी जानकारी हल्के फुल्के मूड में थी, ताकि आप ज्यादा फ्रस्ट्रेट और डिप्रेसिव ना हो जाए। ये तैयारी लंबी होती है, और जब लंबी दौड़ चलनी होती है तो बहुत धीमे धीमे आराम से दौड़िए, और लास्ट में जाके स्प्रिंट लीजिए और आगे निकल जाइए। तरीका यही है। तो फिर परेशान नहीं होंगे। नहीं तो फिर ये सोचते रहेंगे टेंशन में कि कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, एनसीईआरटी कौन सी पढ़ने, नई या पुरानी, लक्ष्मीकांत, जीसी लियोंग, यही सब चलता रहता है। सामान्य अध्ययन की बात है, सामान्यतः पढ़िए, आराम से घर पर पेरेंट्स, अभिभावकों के साथ, अपने शिक्षकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए, और देखिए फिर सफलता बड़ी आसानी से आपके कदम चूमेगी। आज का वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। प्रिंस सिविल सर्विसेज प्रतिबद्ध है आपकी सफलता के लिए, और प्रिंस सिविल सर्विस की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो भी आपके पेपर्स अभी आने वाले हैं। और भगवान आपको बहुत ही ज्यादा सफलता दे, ऐसी मेरी प्रभु से कामना।